हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ आपकी कक्षा 12 का विषय लेकर। कक्षा 12 में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियों का जिक्र मैंने आपके सामने किया था। पहली विधि उत्पाद विधि या वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरी विधि के बारे में, राष्ट्रीय आय के मापने की दूसरी विधि, जिसका नाम है आय विधि। इस विधि का एक और नाम भी है कारक भुगतान विधि। कारक हम अपने जो हमारे उत्पादन के फैक्टर्स होते हैं, साधन होते हैं, उन्हें हम कारक भी बोलते हैं। तो कारक भुगतान यानी कि जो हमारे उत्पादन के फैक्टर्स है, साधन है, उन साधनों को उनकी सेवाओं के बदले जो पेमेंट की जाती है उसे जोड़कर जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसे हम राष्ट्रीय आय की आय विधि कहेंगे। तो सबसे पहले हम आय विधि की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे और इसके बाद हम उस विधि के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स को करके देखेंगे। तो आय विधि, इसकी परिभाषा क्या है? वह विधि जिसमें राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं? उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन मैंने 4 लिखे हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। ये हमारे उत्पादन के साधन हैं। इन उत्पादन के साधनों को इनकी सेवाओं के बदले में, इनकी सेवाओं के बदले में जो आय प्राप्त होती है, जैसे भूमि को क्या मिलेगा? लगान मिलेगा। ऐसे ही पूंजी को क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और श्रमिकों को मजदूरी मिलेगी और उद्यमी को लाभ मिलेगा। तो उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले जो आय मिलती है उसके रूप में उनको जोड़कर जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसे हम राष्ट्रीय आय मापने की आय विधि कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ मैं आपका विशेष ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि 12वीं कक्षा की जो मैक्रो है उसके अंदर अगर हम सबसे मुश्किल जो टॉपिक कहने में आता है वो नेशनल इनकम का आता है कि नेशनल इनकम की गणना करते समय बच्चों को बहुत बार कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप मेरे तरीके से या मेरी वीडियोज को देखने के बाद जब आप नेशनल इनकम के ऊपर बेस्ड सम को करके देखेंगे तो आपको ये सबसे आसान टॉपिक लगेगा। तो आप वीडियोस को एक बार नहीं 2 या 3 बार देखें और उसके देखने के बाद उसके एग्जाम्पल्स को जरूर देखें और फिर आप स्वयं करके देखें। आपको अपने आप समझ में आएगा कि किस सबसे आसान के टॉपिक में क्यों कह रही हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ही आपको क्यों लगेगा। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। जो आय विधि है उसकी परिभाषा मैंने आपको बताया। तो आय विधि को मैंने बताया कारक भुगतान विधि भी कहते हैं। कारक यानी कि हमारे उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन हमारे 4 होते हैं। तो उन उत्पादन के चारों साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में जो आय मिले उससे जोड़कर ही हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो उसको जब हम जोड़ेंगे तो हमने जो हमारे कारकों के भुगतान या कारकों की जो आय है उसे यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया। इन 3 भागों के बारे में हम बारी बारी करके पढ़ेंगे और ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो सबसे पहला भाग क्या पढ़ा है मैंने? कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसे हम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक या कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये एक तरह से जो मजदूरी, जो ये हमारा श्रमिकों को जो मजदूरी वो करते हैं उसके बदले में जो मिलती है उसे हमने ये नाम दिया है कर्मचारियों का पारिश्रमिक या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसके अंतर्गत कई हमारे सब टॉपिक्स हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंदर कई सारी चीजें आती हैं। जैसे पहली चीज नकद मजदूरी या वेतन। जो कर्मचारी, जो भी एम्प्लॉइज होते हैं, जो नौकरी करने वाले होते हैं, उनको जो कैश में, नकद में जो मजदूरी मिलती है या हम उसे वेतन, सैलरी भी कहते हैं। तो जो सैलरी उन्हें मिलती है, जो नकद कैश के रूप में जो वेतन मिलता है, वो किसका हिस्सा है? कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही हिस्सा है। तो नकद मजदूरी या वेतन। दूसरी चीज किस्म के रूप में आय। हम इसे कहते हैं कि किस्म के रूप में आय यानी कि किसी चीज के रूप में, जैसे जिसे हम बोनस भी कह सकते हैं। बोनस जो सब होता है जब किसी त्योहार के ऊपर या किसी स्पेशल ओकेजन के ऊपर जो कर्मचारी होते हैं उनको बोनस दिया जाता है। तो बोनस के अंदर कैश होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर कोई गिफ्ट भी हो सकता है, कोई उपहार हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है किस्म के रूप में आय, या एक तरह से हम इसे बोनस कहेंगे। तो ये भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही हिस्सा है। उनकी सैलरी का, उनके उपहार का, या किसी ने ओवर टाइम किया है उसका, ये उनको एक उपहार है, गिफ्ट है। तो ये भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही एक हिस्सा होगा। तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंतर्गत नकद मजदूरी
या सैलरी या वेतन जो भी हम कह सकते हैं, और दूसरा किस्म के रूप में आए। तीसरी चीज और क्या आती है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान। सामाजिक सुरक्षा योजना यानी कि जो भी वेतनधारी होते हैं, जिनको कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है, सैलरी जो मिलती है, उनकी सैलरी का एक हिस्सा सोशल सिक्योरिटीज के अंदर, जैसे जिसके परिवार के अंदर कोई नौकरी पेशा होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, पीएफ या जीपीएफ इस तरह की कुछ कटौतियां होती हैं जो सरकारी खाते में या सैलरी में से अपने आप कटती जाती हैं, और जब रिटायरमेंट के टाइम पर या बाद में उनका पूरा हिसाब किताब मिलता है, तो ये भी क्या है, उन कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही एक हिस्सा है। तो जो उनको नकद कैश के रूप में जो सैलरी मिली वो, जो उनको पेंशन के रूप में जो बोनस मिला वो, या जो सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटीज के अंदर जो उनकी कटौतियां होती हैं वो, और चौथी चीज सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, यानी कि जिन्होंने पहले सर्विस की है, सर्विस करने के बाद उन्हें जो पेंशन मिलती है वो पेंशन कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा है। यहाँ पर सेवानिवृत्त शब्द के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है, ये पेंशन बुढ़ापा पेंशन नहीं है, ये पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की है, यानी कि जिन्होंने पहले काम किया और उन्हें रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो पेंशन कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा है, बुढ़ापा पेंशन नहीं। वो हमारी एक तरफा भुगतान या जो उनके अंदर हस्तांतरण भुगतानों के अंदर उसकी गिनती की जाती है, यहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन। तो यहाँ मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि अगर जो आपको नेशनल इनकम का सम जब आता है तो उसके अंदर अगर आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक दिया हुआ है और साथ ही ये भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, कर्मचारी नकद मजदूरी भी है, किस्म के रूप में आय भी है, ये भी है, ये भी है, तो हमें ये अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इस एक को उठाएंगे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इस एक के अंदर ये चारों के चारों पॉइंट आते हैं, ये चारों इसके अंदर हैं, लेकिन अगर ये नहीं है और ये हमें पॉइंट्स मिले हैं तो हम फिर इन सब को एक एक करके ढूंढेंगे। हम ढूंढेंगे मजदूरी, नकद मजदूरी कहाँ है, बोनस के रूप में आय कहाँ है, सामाजिक सुरक्षा कहाँ है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन कहाँ है। फिर हम इन चारों को जोड़ेंगे और इन चारों को जोड़कर हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक बनाएंगे। लेकिन एक और आती है बच्चों में कई बार समस्या कि कई बार ये चारों नहीं होंगे, इनमें से कोई दो, कोई एक या कोई तीन दिए हुए होंगे, तो जितने दिए हुए हैं हम उन्हीं को लेंगे, जो नहीं दिया हुआ है इट मींस वो शून्य है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंदर चार टॉपिक्स आती हैं, नकद मजदूरी आती है, किस्म के रूप में आय यानी कि बोनस आता है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन। हम इन चारों को एक एक करके ढूंढेंगे, अगर चारों है तो हम चारों को जोड़ेंगे, अगर कोई दो है कोई तीन है तो हम उनको जोड़ देंगे, जो नहीं है वो नहीं है उसे हम शून्य मानेंगे, और अगर ये भी है और ये भी दोनों हैं तो हम सिर्फ कर्मचारियों के पेंशन पारिश्रमिक को लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं, तो हम दोनों को नहीं उठाएंगे। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरी चीज होती है हमारी परिचालन अधिशेष, इसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस इंग्लिश में हम इसे कहेंगे। ये था हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर जैसे मैंने बताया कि उत्पादन के चारों साधनों की आय, मजदूरी जिसको मैंने कर्मचारियों का पारिश्रमिक बता दिया, अब जो बाकी के तीन साधन बच गए, लगान, ब्याज और लाभ, ये तीनों चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर परिचालन अधिशेष के अंदर। तो परिचालन अधिशेष का कई बार हिंदी में एक और नाम दिया जाता है संपत्ति व उद्यमशीलता से प्राप्त आय। अगर संपत्ति व उद्यमशीलता से प्राप्त आय है इट मीन्स ये परिचालन अधिशेष ही है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि संपत्ति और उद्यमशीलता से आय परिचालन अधिशेष को ही कहते हैं। तो परिचालन अधिशेष के अंदर जैसे कर्मचारियों के पारिश्रमिक के 4 सब टॉपिक्स थे, ठीक ऐसे ही परिचालन अधिशेष के भी 3 टॉपिक्स हैं। पहला लगान, दूसरा ब्याज और तीसरा लाभ। अब बाकी के जो तीनों साधन थे, चारों साधनों की आय हमारी हो गई। कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कि मजदूरों की मजदूरी और परिचालन अधिशेष के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पर भी वही बात लागू होगी कि परिचालन अधिशेष अगर इकट्ठा दे रखा है तो हम सिर्फ इसे लेंगे, अगर परिचालन अधिशेष इकट्ठा नहीं दे रखा है तो हम देखेंगे लगान कहाँ है, ब्याज कहाँ है और लाभ कहाँ है, और हम इन तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ने से हमारा बन जाएगा परिचालन अधिशेष। एक और बात, जो लगान होता है वो सीधे लगान ना, ये भी हो सकता है लगान की जगह पर किराया या रॉयल्टी, इस तरह से भी हो सकता है। तो अगर लगान नहीं है, किराया है, रॉयल्टी है, तो वो लगान के ही
लगान के अंदर किराया भी होता है, रॉयल्टी भी होती है। तो मान लिया प्रचालन अधिशेष इकट्ठा नहीं दे रखा, ये टुकड़े दे रखे हैं, लगान दे रखा है, ब्याज दे रखा है, लाभ दे रखा है। तो लगान को भी हम आगे टुकड़ों में लिख सकते हैं। लगान के अंदर किराया और रॉयल्टी ये चीजें भी लगान का ही हिस्सा है। तो हम देखेंगे लगान, किराया और रॉयल्टी, इन तीनों को हम देखेंगे। ये लगान, किराया, रॉयल्टी और ब्याज का कोई हिस्सा नहीं होता, ब्याज अकेला ब्याज नहीं होता, लेकिन लाभ के भी हिस्से होते हैं। लाभ के अंदर तीन चीजें होती हैं, लाभांश, निगम कर और एक और चीज होती है अविकृत लाभ। तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। लाभ या तो आपको अकेला लाभ दिया हुआ मिले, लाभ अकेला नहीं है तो ये आपको टुकड़ों में मिल सकता है, लाभांश, निगम कर और अविकृत लाभ। लाभांश क्या होता है, जो प्रॉफिट जो होता है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसके अंदर बांटा जाता है। तो जो शेयर होल्डर्स के अंदर बांटा जाता है वो हमारा लाभांश होता है। लाभ का वो हिस्सा जो जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स थे उन सब के अंदर आपस में बांट दिया जाए। निगम कर यानी कि जो टैक्स लगा उत्पादन के ऊपर, जो टैक्स के रूप में वो लाभ में से ही दिया जाता है। तो निगम कर लाभ का वो हिस्सा होता है जो उत्पादन के ऊपर जो टैक्स लगता है उस टैक्स के रूप में दिया जाता है, निगमों के ऊपर जो टैक्स लगता है। और तीसरी चीज अविकृत लाभ यानी कि जो हिस्सा बांटा नहीं गया, अविकृत यानी कि जिसको बांटा नहीं गया। तो लाभ का एक हिस्सा अविकृत लाभ के रूप में रख लिया जाता है ताकि कभी एक्सीडेंटली या भाई किसी भी समय हम उसका प्रयोग कर सकें। तो लाभ के तीन हिस्से होते हैं, लाभांश, निगम कर और अविकृत लाभ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि प्रचालन अधिशेष के तीन भाग होते हैं, लगान, ब्याज और लाभ। अगर प्रचालन अधिशेष इकट्ठा है तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन अगर प्रचालन अधिशेष नहीं है तो हम लगान को ढूंढेंगे। लगान के भी कुछ हिस्से होते हैं जैसे किराया और रॉयल्टी। तो अगर किराया और रॉयल्टी है तो हम उनको जोड़ेंगे, फिर हम ब्याज को ढूंढेंगे, ब्याज को जोड़ेंगे, फिर हम लाभ को ढूंढेंगे। लाभ के भी कई पार्ट्स होते हैं जैसे लाभांश, निगम कर और अविकृत लाभ। तो अगर लाभ अकेला नहीं है तो हम उसके इन तीनों टुकड़ों को ढूंढेंगे और फिर हम उन्हें जोड़ेंगे। तो एक तरह से प्रचालन अधिशेष के अंदर, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट होता है, रॉयल्टी होती है, इंटरेस्ट होता है और प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। तो हमने दो हिस्से पढ़े, पहला कर्मचारियों का पारिश्रमिक जिसके अंदर मैंने चार बताए, चार सब पार्ट्स बताए। प्रचालन अधिशेष या ऑपरेटिंग सरप्लस इसके अंदर मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए। इसके बाद तीसरी चीज आती है हमारी मिश्रित आय। इसका कोई पार्ट नहीं होता। तो जो मिश्रित आय होती है वो आपको मिश्रित आय के रूप में ही मिलेगी। तो मिश्रित आय से इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं, पहला कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा प्रचालन अधिशेष और तीसरा मिश्रित आय, अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा एनडीपी। एनडीपी मिलेगा और फैक्टर कॉस्ट पर मिलेगा। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखने की बात है कि जो वैल्यू एडेड मेथड था वहाँ मैंने बताया था कि हमें जीडीपी मिलेगा और मार्केट प्राइस भी मिलेगा, लेकिन एकमात्र आय विधि ऐसी है। मैंने एकमात्र आय विधि ही क्यों कहा? क्योंकि अभी हमने ये दूसरी विधि ही पढ़ी है, इसके बाद हम एक और विधि भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी हमें जीडीपी ही मिलेगा और मार्केट प्राइस पर ही मिलेगा। तो जो राष्ट्रीय आय निकालने की तीन विधियां हैं, उन तीन विधियों में से दो विधियों के अंदर तो हमें जीडीपी प्राप्त होता है और मार्केट प्राइस पर प्राप्त होता है, लेकिन एकमात्र आय विधि, क्योंकि ये हमारी कौन सी विधि है? कार्य भुगतान भी है, फैक्टर पेमेंट है, इसलिए हमें जो मिलेगा वो फैक्टर कॉस्ट पर मिलेगा, मार्केट प्राइस पर नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा? एनडीपी मिलेगा, जीडीपी नहीं मिलेगा। तो जब हम कर्मचारियों के पारिश्रमिक को, प्रचालन अधिशेष को और मिश्रित आय को जोड़ देंगे तो हमें एनडीपी मिलेगा और फैक्टर कॉस्ट पर मिलेगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आप सभी को पता है, अगर ये हमारा एनडीपी है, फैक्टर कॉस्ट पर है, अगर हम इसके अंदर प्लस कर दे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसको हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एनएनपी बन जाएगा और फैक्टर कॉस्ट पर ही बन जाएगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट तो पहले से ही है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय आय। और आप सभी को पता है अगर हम इसके अंदर फिर क्या प्लस कर दें? अगर हम इसके अंदर प्लस कर दें डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, तो ये जो नेट है ये हमारा जी में चेंज हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? जीएनपी मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट पर ही, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिलेगा फैक्टर कॉस्ट पर।
और अगर हमें फिर इसके अंदर हम प्लस कर दें, नीट को प्लस कर देंगे तो ये हमारा मार्केट प्राइस में FC से MP में चेंज हो जाएगा। तो ये तो आप सभी को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें N से D पर जाने के लिए क्या करना है, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए किसे जोड़ना है, किसे घटाना है। तो आय विधि के अंदर आपको जो ध्यान रखने की चीज है वो यही है कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर 4 चीजें आती हैं, नगद मजदूरी या वेतन, बोनस या किस्म के रूप में आय, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान और चौथी चीज सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन। दूसरी चीज हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि परिचालन विशेष, जिसके मैंने आपको 3 सब पार्ट्स बताए हैं, लगान, लाभ और ब्याज। लगान के भी मैंने 2 और बताए आपको, रॉयल्टी और किराया। और ऐसे ही लाभ के अंदर भी मैंने आपको 3 चीजें बताई, लाभांश, निगम कर और एविडेंट लाभ। अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा परिचालक अधिशेष मिलेगा। यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया है कि अगर आपको ये दिए हुए मिले हैं तो आप सीधे इन तीनों को जोड़ेंगे और हमें NDP मिलेगी फैक्टर कॉस्ट पर। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिले, इनके ये टुकड़े मिले हैं, तो आप इन सभी टुकड़ों को जोड़ेंगे तो आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक बनेगा, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका परिचालन अधिशेष बनेगा। और अगर इनमें से कोई एक या दो नहीं दिया हुआ है तो हम उसे शून्य मान लेते हैं, और अगर ये भी है और ये भी दिया हुआ है तो हम इसे उठाएंगे क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें पहले से गिवन है, दी हुई है। और जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा NDP और वो भी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है तो हमें सिर्फ इसके अंदर नफिया को प्लस करना है, हमारा NNP बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट पर। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को जरूर एक बार फिर से देखें, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वहाँ हम इस विधि के ऊपर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।